पूरा विश्वास है कि आप देखने वाले सब लोग इनको जानते होंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया के हर चैनल पे बहुत ही पॉपुलर है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में धूम मची हुई है। आपने कायरोप्रैक्टिक टेक्निक को इतना मान सम्मान दुनिया में दिला दिया है कि आपको इसमें अवार्ड भी मिला है। जी सर, प्लीज वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि मैंने देखा अभी आप लंदन और दुबई में अवार्ड के लिए गए थे, वो आपका क्या थोड़ा प्लीज बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर रजनीश खान आप लोग को नमस्कार करता हूँ, और मैं आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से हूँ। तो मैं अभी बताना चाहूँगा कि अभी मुझे लंदन के पार्लियामेंट में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया कायरोप्रैक्टिक के जरिए। जी अच्छे काम को उससे पहले 10 दिन पहले मुझे दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था। तो ऐसे मतलब एक खुशी होती है ना, बहुत खुशी होती है। अपने इंडिया के कोई जाकर के लंदन में अवार्ड लेता है और उसको मतलब एक फीलिंग्स वो अलग होती है। उसके बाद लगता है कि मैंने जो काम किया इससे कुछ अगले बार जो होगा कुछ और अच्छा करूंगा, ताकि लोगों को लगे कि नहीं। बिल्कुल। तो मतलब वो पल का मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, एक अलग ही पल था। तो सर ये जितने आप काम कर रहे हैं और हर बार हम देख रहे हैं टेक्निक भी आप नहीं ला रहे, ये मोटिवेशन और आप इसकी आपकी यात्रा बताइए शुरुआत से। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के एक छोटा सा जगह है आरा, वहाँ भी एक छोटे से गांव है, बेगमपुर मोहल्ला एक गांव है, जहाँ मतलब आज से अगर 20 साल पहले जाते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं कमी थी वहाँ। इनफैक्ट एजुकेशन से लेकर के बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरा क्या था कि जब मैं 7th 8th ईयर का था, उस समय से ही मैं अपने दोस्तों में जितने जिसको लोग को प्रॉब्लम होता था खेल के दौरान, किसी को चोट लग गया तो मैं उसका फोन सेट कर देता था। तो फिर मतलब खेल में मतलब आपके फैमिली में आपने कहीं देखा ये मेरे फैमिली मेंबर में कोई नहीं था, कुछ नहीं था। पहले मैं अपना सेल्फ पे करता था कभी, लेकिन फिर जब किसी मेरे फ्रेंड को लगने लगा चोट वगैरह, मैंने सेट किया, सही हो गया। फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मेरे एक छोटा मोहल्ला से गांव में आने लगा, पूरा वो धीरे धीरे एरिया आज अगर देखा जाए तो 20 लाख की आबादी है। धीरे धीरे मैं आरा में पॉपुलर हो गया। फिर आरा से मैं दूर लोग मतलब हर बिहार से कुछ लोग आने लगे। धीरे धीरे मेरी एज भी बढ़ती गई, मैट्रिक 12th हुआ, फिर उसके बाद मुझे करना क्या चाहिए, फिर मैंने फिजियोथेरेपी की पढ़ाई की, वो मेरे बिहार से ही हुआ। फिर उसके बाद में और इसमें क्या कर सकते हैं, उसके बाद 2-4 वर्कशॉप भी अटेंड किए कि है क्या ये चीज़। मुझे लगा कि नहीं, इसको और भी अच्छे से किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो मैं कर रहा था वो तो सही था ही था, इसके साथ मतलब और जो काम करेंगे, जो करेंगे इसके साथ गलत नहीं हो, ये मैंने फिजियोथेरेपी में सीखा। क्योंकि कायरोप्रैक्टिक तो था, बोन मसल्स पे काम करते थे, लेकिन फिजियोथेरेपी जो है एक समंदर है। इसमें बहुत सारे मसल्स, बोन, मतलब कार्टिलेज, सारे जो है मसल्स सब पे काम करते हैं। तो इसको जब मिलाकर के मैंने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, पेशेंट को रिजल्ट अच्छा और धीरे धीरे बिहार के सब लोग जानने लगे। तो फर्स्ट टाइम मैं YouTube पे वीडियो पोस्ट किया था 2016 में। एक वीडियो पोस्ट करते ऐसे अपने इंटर्नशिप कर रहा था, इंटर्नशिप करते करते एक वीडियो पोस्ट कर दिया। वीडियो पोस्ट कर दिया तो बहुत सारे लोग होते हैं घर में, फैमिली में, रिलेशन में, जो लगता है ना कि अब देखो डॉक्टर बन रहा था, देखो अब यूट्यूबर बनेगा, अब यूट्यूबर बनेगा। मुझे लगा थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन वैसे कंडीशन में मैंने उसको पूछा, मैंने रोका नहीं। मैं बस यही चाहता था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे। बराबर। मैंने उसको ध्यान ही नहीं दिया, और इसमें मेरी जो वाइफ का सपोर्ट था काफी था, क्योंकि उनकी थी कि कुछ भी कहे दुनिया, कुछ भी कह ले, आपको उस पर सोचना नहीं है, आपको निरंतर जो भी है आगे बढ़ते जाना है। फिर मैं 1, 2, 3 वीडियो ऐसे पोस्ट किया, कमेंट आने लगे, सर आप ऐसे यहाँ हो गया, इधर आते हो क्या, ऐसे आते हो क्या। तो फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि मुझे कहीं जाना चाहिए। तो 10 एक लोग जमा हुए, तो मैं मुंबई आया। मुंबई आया, 10 लोग को ट्रीटमेंट दिया। कौन से साल की बात है? ये 2018 की बात है। 18 की बात। ओके। आया, ट्रीटमेंट दिया, 2-4 वीडियो भी शूट किया, मैं यूट्यूब पे डाला। उस समय आप देखे होंगे 2018 में बहुत ज्यादा वीडियो वायरल नहीं था कायरोप्रैक्टिक। एक लड़के का आपने कुछ किया था, वो उसी टाइम का वीडियो था? हाँ, जो उस टाइम जो स्पोर्टोसिस का था। यस। हाँ, वो वायरल हुआ था। एक हम लोग महाराष्ट्र में ही एक अष्टांग योग आश्रम में बदलापुर में, वहाँ फ्री कैंप किया था। ओके। वहाँ से वो ज्यादा, और एक 16 में कैंप किया था, फ्री कैंप। उसके बाद से फिर मैंने रुका नहीं। फिर उसके बाद से फिर क्या करना चाहिए, तो फिर एक आपका कनाडा का इंस्टीट्यूशन था जो जिसकी सारी ऑस्टियोपैथी की पढ़ाई इंडिया में ही होती थी, तो उससे मैंने DMT की 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज किया। ओके। उसके बाद जैसे वो बात मुझे लगा कि इससे काम नहीं बनने वाला, मेरा फील्ड कुछ और था, ये कुछ और है, लेकिन इसको मिला करके ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट को काफी आराम मिलेगा। फिर मैंने अकादमी इंस्टीट्यूट ऑफ कायरोप्रैक्टिक स्वीडन से कायरोप्रैक्टिक मास्टर डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर मेरा डे बाय डे सारा बढ़ता गया, और मैं देखा इस चीज की
मैं बस अगर पब्लिकली किसी को काम करना है तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। चाहे आप जितना अच्छा आपके अंदर गुण हो, लेकिन आपके पास होनी चाहिए कि आप रिकॉग्नाइज हो, तब उसके बाद में कोई आपको वैलिड हो उसके बाद। लेकिन मैं जो है मेरा टेक्निक आप देखेंगे, मुझे जो खुद से खुद का कंपटीशन, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मुझे खुद से ये तो मुझे लगता है कि आज मैं जो किया इससे अच्छा और कर, हर बार नई टेक्निक लेके आता हूँ, कभी पेट वाली लेके आ गए, कल मैं देख रहा था पैर का यहाँ से कुछ और तो मैं सोचता हूँ बस एक होता है ना कि रस्सी अगर मान दे किसी को दे दो तो उसमें 10 लोग दिमाग लगाएंगे, किसी को ऐसे खोलना है, किसी को ऐसे खोलना है, किसी को ऐसे, तो मेरा वो निरंतर यही प्रयास रहता है कि मैं अपने टेक्निक को और ज्यादा इजी वे में लाऊं, जो कि और भी थेरेपिस्ट जो हैं वो कम से कम प्रैक्टिस इजीली कर लें। मतलब इजीली लोग टॉप नहीं हो, अगर हम लोग चलेंगे तो अगर बस इतना मुझे करना है कि लोगों तक ये मैसेज जरूर ले जाना है कि जिनको नॉलेज नहीं हो घर पे प्रैक्टिस नहीं करें, अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में प्रैक्टिस नहीं करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और मैं प्रैक्टिस भी उन लोग से कराना चाहता हूँ जो ऑलरेडी मेडिकल मतलब बैकग्राउंड है, उनका प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं उनको बस करेक्शन कर सकते, सुधार सकते। तो ये मेरा प्रयास है। सर अभी मैं देख रहा हूँ कि आप मुंबई में भी लोगों को सिखा रहे हो और पटना में भी सिखा रहे हो और नॉन स्टॉप सिखाए जा रहे हो। ये मतलब एक बड़ा पॉइंट होता है, जो भी पॉपुलर रहता है अपने फील्ड में वो कभी भी अपनी टेक्निक को इस तरीके से तो नहीं सिखाता। तो आप तो मतलब थोक में मतलब आओ जिसको ज्ञान लेना है ले लो, आप बीच बीच में बहुत वीडियो डालते रहते हो, ये क्या मतलब आपका ये मोटिवेशन अलग ही है सर, इसके बारे में आप प्लीज बताइए। सर सबसे बड़ी बात ये है कि एक अगर देखा जाए वो पैसा फी अलग मैटर है जी। सबसे बड़ा सेवा होता है कि मानव सेवा जो सबसे बड़ा सेवा है, मैं उसको मानता हूँ। जब मेरे पास उस टाइप के पेशेंट आते हैं, मैं उनका हाल देखता हूँ, तो काफी थके, काफी परेशान, काफी चिड़चिड़े, मतलब जिंदगी से थके हुए। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर मैं सुसाइड कर लूंगा। बराबर है। मैं 2 साल से आपके पास आना चाह रहा हूँ, मुझे कोई मतलब मैं आ नहीं पा रहा हूँ, मेरी बात नहीं हो पा रही है। तो जनरली सी बात है, हमारे पास 4-5 नंबर है, मेरा पेशेंट देखने की भी कैपेसिटी की भी फिजिकल एफर्ट हम लोग को लगता है 20, 50, 100 कितना देखेंगे हम लोग। फिर भी इंडिया कितनी बड़ी आबादी है। फिर मैं देखा कि क्यों नहीं इस चीज को हैंड क्रिएट किया जाए और लोगों तक लाया जाए। जो लोग मान लीजिए सपोज उनको लगता है कि ट्रीटमेंट, चलो मैं मुंबई आता हूँ, पटना जाता हूँ, हैदराबाद, और भी तो बहुत सारे शहर हैं, मुंबई में भी, महाराष्ट्र दुनिया इतना बड़ा है, इतनी छोटे देश की। हाँ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे तो प्रेशर हो या आपका ये एक्यूप्रेशर हो, ये एक्यूपंक्चर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन है। वो कहीं ना कहीं मैं देख रहा था कि वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं आपकी वीडियो देख देख के, और वो लोग आपके प्रोग्राम में बोलते भी है सर हम तो आपको देख देख के भी करते थे, सीख गए, मतलब बराबर है। तो मुझे वो लगा कि वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, बस थोड़ी बहुत सुधार की जरूरत है। बराबर है। अगर क्यों ना सुधार दिया जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपने लिए तो सब लोग जीना है, जब तक किसी और के लिए नहीं जिए तो फिर फायदा क्या है। मैं देखता हूँ बहुत खुश होते हैं लोग। फिर मुझे लगा कि एक रजनीकांत से अगर 100 लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो क्यों नहीं 10 लाख रजनीकांत तैयार करे और 1 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कान। तो मैं ये सोच करके अपने अंदर जो है, मैं चाहता हूँ कुछ नहीं है, जो है सब दे दो। क्योंकि आप देखेंगे मेरा अगर एक टॉपिक तैयार भी करूँ मुझे ये सिखाना है, तो मेरा कोई लिमिट नहीं होता है। मैं चाहता हूँ मेरे अंदर जो है वो तुम ले लो, बस पेशेंट को जैसे आराम दो, बस पेशेंट को आराम देना है। तो ये मेरा अंदर है कि बस जितना ज्यादा हो सके मैं चाहता हूँ ये ट्रीटमेंट के जो आज अगर देखा जाए, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें दर्द नहीं है। दर्द तो सबको है। अब कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी बॉडी पोस्चर बिगड़ी नहीं है। हाँ, पोस्चर अलाइनमेंट बॉडी का, क्योंकि हमारा जो एक ही स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। अगर हम लोग रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ रखेंगे, जो उसका कर्म जो हमारे जो भगवान जब देते हैं और उसको मेंटेन रखेंगे, तो 200 से 300 बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बस उसको जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि बैठना कैसे है, चलना कैसे है, वो थोड़ी बहुत मेंटेन करें तो ये सारी चीजों से दूर रह सकते हैं। तो हमारा खास मोटो ये था कि थेरेपिस्ट तो तैयार हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ एक अवेयरनेस लोगों में लाए कि ये जो जिस बीमारी से हम घबरा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, वो बीमारी से घबराए नहीं। इससे आराम से अगर कुछ हमारे एक्सरसाइजेस या बहुत सारे ऐसे हैं, आप घर पे करके भी एक्सरसाइजेस ठीक कर सकते हैं बिना हमसे मिले। इस आगे हम लोग और भी काम करेंगे। उससे और अच्छी बात है कि जितने सारे थेरेपिस्ट हैं उनको मैं टेक्निक से सिखा रहा हूँ कि आप लोग के घर तक पहुंचे, थेरेपिस्ट आपके शहर तक पहुंचे, घर तक पहुंचे, ताकि आप लोग को सोचना नहीं पड़े कि यह ट्रीटमेंट होगा कैसे। तो इसलिए मैंने सिखाना शुरू किया और मेरा मिशन ही है पेन फ्री इंडिया, बिना ड्रग, बिना मेडिसिन, बिना सर्जरी, बिना इंजेक्शन। और
अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो एक दिन मैं जरूर पूरा करूंगा। दोस्तों उस टेक्निक का नाम ही अभी डॉक्टर रजनीकांत मेथड हो गया, RKM। सर ये तो बहुत अच्छा किया आपने। लोग जितना अच्छा करेंगे उतना रिजल्ट देंगे तो थेरेपी का नाम भी मान सम्मान बना रहेगा। क्योंकि सर मैंने देखा कि जो भी हो, अगर मैं कहीं कोर्स अटेंड किया, मैंने भी कोर्स किया, मैंने भी कहीं से पढ़ के आया जी, लेकिन वहाँ लिमिटेड था, लिमिटेड था। अगर मान लिया आपको स्पून से खाने के लिए सिखाया गया कि आपको स्पून से ही खाना है, अगर कहीं स्पून नहीं मिला तो कैसे खाएगा? हाथ से खाने का तरीका सिखाया ही नहीं। तो मुझे क्या है कि मुझे जिसको भी सिखाना है ऐसे सिखाना है कि टेबल हो नहीं हो, गार्डन हो, बगीचा हो, पेशेंट, मैं वही ट्रीटमेंट करूंगा। आप तो कई गार्डन में सीढ़ियों के ऊपर बैठे कर रहे हो। तो बस मैं उस लायक बनाना चाहता हूँ कि बस जब इंडिया सब चीज में बेस्ट है तो इसमें भी बेस्ट होना चाहिए, और लोगों को इस वे में ट्रेनिंग दूंगा मैं कि लोग खड़े खड़े बीमारियों को यूं गायब करेंगे। दोस्तों ये हम कब कर पाते हैं? जब हम अपने प्रोफेशन को पैशन बनाते हैं, अपना एक हॉबी जैसा, और अंदर पूरे घुल मिल जाते हैं। ये रिजल्ट सर का सिर्फ इसी वजह से। मैं सही कह रहा हूँ सर? एकदम डेफिनेटली। काम से परेशान नहीं होना है, काम से प्यार करना है। काम से प्यार करेंगे, काम ऑटोमेटिक आपसे जुड़ जाएगा। और मैं दावा करता हूँ कि अगर जब काम से जुड़ जाएंगे तो हड्डियां आंख बंद करने के बाद आपको दिखेगी। आप देखे होंगे मुझे फिंगर चलाते हुए, वो फिंगर चलाता हूँ अलग बात है, वीडियो देख के तो हम नहीं समझेंगे। मैं तो जब इनको देखता हूँ लाइव तो हर बार दिमाग मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल पे कि कोई कैसे करता है, कैसे। तो आप कभी भी जिसको भी मौका मिले, जहाँ भी, सर के तो कैंप भी अभी होने बहुत हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि मैं जितना कर पाता हूँ जी, क्योंकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि गरीबों को करना चाहिए, तो मैं जितना होता है मैं कर पाता हूँ। क्योंकि महीने के हर वो 1 तारीख को मैं पटना में 100% फ्री देखता हूँ। अच्छा। उसके बाद में भी मेरे क्लिनिक पे अगर कोई भी अगर सामने आता है, जो लास्ट का 1 घंटा होता है हमारे, वो लास्ट 1 घंटे गरीबों के लिए स्पेशल होता है। उसमें 10-15 गरीब को मैं फ्री ट्रीटमेंट। वो तो हम यहाँ मुंबई में भी सेंटर में देख रहे हैं, अभी शूट यहाँ कर रहे हैं। लेकिन बात ऐसा है कि मुझे लगना चाहिए, और आप लोगों को भी मैं बोलूंगा कि जो इसका रियल हकदार है उसको दीजिए। आप जो भी हो, मेरे से धोखा कर सकते हैं कि मैं गरीब हूँ, लेकिन जो इसका सही हकदार है, जो भूखा है उसको खाना खिलाइए, जो नहीं भूखा है उसको क्या फायदा खिलाना। तो आप लोग 10 नहीं 20 को भी करेंगे, मैं 20 को भी करूंगा। इसके लिए मैं जितने सारे मैं ट्रेनिंग देता हूँ, आप लोग मेरे वीडियो में देखे होंगे, सबसे मैं बोलता हूँ कि आप लोग बस 30 दिन का टाइम होता है, 4 संडे होता है, 2 दिन गरीबों के लिए निकालिए और बाकी 20 दिन अपने लिए काम कीजिए। बराबर है। वो उस टाइप के करने से वो कैंप जैसा रहेगा तो आपके बारे में और ज्यादा लोग जान पाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों का था कि रजनीकांत डॉक्टर बना रहा है, तो डॉक्टर नहीं, वो लोग ऑलरेडी डॉक्टर हैं। जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो ऑलरेडी डॉक्टर हैं। मेरे पास ऐसे लोग आए जितना मेरी एज नहीं है, उससे ज्यादा सालों से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी डबल, हाँ बराबर, इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपसे वो डबल एज की है, मैंने देखा। वो ऑलरेडी डॉक्टर है। बस मेरा काम क्या है कि जो गलत कर रहे हैं उसको सही करना। अगर हम नहीं भी सिखाएंगे तो वो लोग करेंगे, और करेंगे तो किसी के साथ गलत नहीं हो। अगर मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं गलत क्या कर रहा हूँ? मैंने देखा है इनकी डबल एज के लोग इनसे सीख रहे हैं, उनको इतना मान सम्मान मिला। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने पूरी लगन से, पूरा तन और मन से टेक्निक के ऊपर अपना सब कुछ लगाया जी। क्योंकि अभी तक वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन लोगों के मन में ऐसा था कि क्रैक साउंड ही ट्रीटमेंट है, क्रैक साउंड ही ट्रीटमेंट है। अगर नेक इधर से क्रैक करते हैं, नेक इधर से क्रैक करते हैं, दोनों साइड से, उन लोगों को लगता है क्रैक हो गया ना, बस ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन मैंने उन लोगों को सब आया, सारे लोगों को मैं देखा, 100 में 100 लोग आए, 100 लोग का वही हाल था। इसलिए रिजल्ट भी नहीं था और कभी कोई पेशेंट इंजर्ड भी हो जाता था। तो मैं उनको बताया कि अभी मैं बता रहा हूँ तो आप लोग इसको मतलब प्रैक्टिस पे नहीं लग जाएंगे, नहीं तो किसी को हानि हो सकता है। उसके लिए एक बार मिलना होगा, जुड़ना होगा, इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक पूरी अच्छी तरीके से जानेंगे नहीं। वीडियो आप देखेंगे, भले ही आप जूम करके देखिए, कुछ भी देखिए, लेकिन आपको ग्रिपिंग पता नहीं चलेगा बिना आए। एक बार आप आएंगे तो ग्रिप पता चलेगा, एग्जैक्ट फोर्स पता चलेगा। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे इसमें कुछ काम करना है, एक बार जीवन में रजनी सर से जरूर ट्रेनिंग लीजिए जी। तो ये तो मतलब मुझे था कि सही एग्जैक्ट फोर्स क्या होनी चाहिए, बोन की मोबिलिटी क्या है, हैंड के मूवमेंट क्या है, ये सब सारा चीज हम समझेंगे तब हम लोग अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। अब बच्चों को ट्रीटमेंट करना है तो बच्चों के फोर्स क्या अप्लाई करना है, ओल्ड एज को ट्रीटमेंट करना है तो उस पर फोर्स क्या अप्लाई, किसी एनिमल को ट्रीट करना है तो उसको हम फोर्स कैसे, उसका डायग्नोस, जब तक हम डायग्नोस नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग ट्रीटमेंट बेकार है। अब तक लोग यही कर रहे थे कि बस क्रैक करना, बस साउंड आ गया वो कैरोप्रैक्टिक हो गया। तो साउंड के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, साउंड के पीछे भागना है लेकिन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि साउंड आना ही है।
अभी तक जितने लोग मेरे पास अगर 100 आए तो 100 में बोलूंगा वो ब्राउन ट्रीटमेंट दे रहे थे। जब मेरे से मिले मैं उनको बोला क्या है भाई, तो ऐसा इनका C3 में प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने C3 में प्रॉब्लम हो रहा था, तो एडजस्ट कैसे करते हो? तो C3 इधर से भी करते हैं, C3 इधर से भी करते हैं। मान लो सपोज ये वर्टिब्रा है, C3 इधर डाउन में है, मैं इधर से एडजस्ट करके इधर लाया, फिर इधर से करेंगे, फिर से अपनी जगह उधर चला जाएगा, तो सॉल्व हो तो गया। सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। और फिर तो भी लोग बोलते हैं कायरोप्रैक्टिस से कुछ होता नहीं, कुछ होता नहीं। कौन सेटिंग तो से सही मायने में ये है कि आप पेशेंट हैं, आपको हक बनता है कि मुझे जाना कहाँ है। एक सिंपल सी मैं बताता हूँ, एक छोटा सा बिस्किट के पैकेट भी लेते हैं हम लोग, फिश क्रीम भी लेते हैं, उसका एक्सपायरी देखते हैं, कहीं एक्सपायरी तो नहीं है ना, मैं खाऊंगा तो कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। राइट। तो इतना कीमती बॉडी किसी को देते हैं, आप लोग समझना होगा, अगर सर्वाइकल की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो सडन डेथ हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस से जो ज्यादा होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, वो पहले जानना बहुत जरूरी है, बराबर है। क्योंकि लाभ तो सबको पता है, जो उसके जो साइड इफेक्ट है उसको भी जानना चाहिए किसका क्या है। जब वो जानेंगे तो फिर समझ में आएगा कि क्या है, किसको करना है किसको नहीं करना है। तो अपने कैंप में RKM जो है रजनीकांत मेथड में मैं लोगों को सबसे ज्यादा इसमें फोकस करता हूँ कि किस तरह का ट्रीटमेंट करना है और कौन से कंडीशन में नहीं करना है, क्योंकि इतना हो जाएगा तो पेशेंट का आधा जो है डर कम हो जाएगा, आधा इंजरी का चांसेस भी कम हो जाएगा। तो मैंने इसमें सिखाया कि अगर C3 में किसी का प्रॉब्लम है, अगर राइट साइड से C3 करते हो एडजस्टमेंट, तो फिर अपोजिट साइड में C3 नहीं करना है। फिर आप C3 जब आप ये प्रेस करके यहाँ किए, फिर प्रेस करके यहाँ, मतलब ही नहीं, साउंड तो आ गया। अब C3 जो धक्का दिया इधर, तो इधर का C3 मुझे टच ही नहीं करना है, इधर का C4 5 को टच करना है, तो वो सीक्वेंस ऑर्डर में है, अब रिजल्ट आपके सामने होगा। तो मैं ये सारी चीजें देखा, सब लोग, फिर उसके बाद में सारे मेरा ग्रुप बना, जितने सारे स्टूडेंट बने, तो सब लोग कहा कि सर अब मैं वो जो टेक्निक आजमा रहा हूँ, अब लगभग 100% रिजल्ट आ रहा है, सारे पेशेंट खुश हो रहे हैं। सर ये बॉल सेटिंग बॉडी अलाइनमेंट में साउंड आना जरूरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे, हम लोग बैठे बैठे कभी लगता है बॉडी मेरा स्टीफ हो रहा है, हम लोग थोड़ा सा ऐसे करते हैं, थोड़ा साउंड नहीं निकलता, लेकिन ऐसा फील होता है कि बैक साइड से कुछ रिलीज हुआ, साउंड नहीं निकलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं कुछ रिलीज हो गया। तो स्टीफनेस होता है, हम लोग प्रेस करते हैं, कभी साउंड आया कभी नहीं भी आता, ऐसा ये साउंड को जरूरी नहीं है, बोन को अपने जगह पे एडजस्ट करना जरूरी है, मसल्स के पावर को बढ़ाना जरूरी है। अगर बोन सेटिंग जो है कायरोप्रैक्टिक के थ्रू को भी अगर बोन सेट कर भी दिया, तो आप लोग को फिजिकल एक्टिविटी से उसको मेंटेन करना है। आप ये मत सोचिए कि एक बार बोन सेटिंग हो गया तो मैं ठीक हो गया लाइफ टाइम के लिए, थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज डेली लाइफ में डालना होगा। ये है कि अगर आप दर्द से परेशान हैं तो ये क्विक मतलब एक्शन करेगा, दर्द तुरंत ठीक करेगा, और उसको आप मेंटेन रख लीजिए तो लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। वीडियो को आप दोनों प्रकार के लोग देख रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हो उनको ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ वो बॉडी अलाइनमेंट करने के साथ साथ कस्टमर पेशेंट को जरूर बोलिए कि घर में उनको लाइफ स्टाइल में कैसे रहना है, और दूसरे जो लोग देख रहे हैं उनको ये जरूर ध्यान रखना है कि बॉडी अलाइनमेंट को खुद भी मेंटेन करना ही होगा, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम बाद में वापस भी आती है। होता क्या है जनरली, देखिए ये बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, अपने जीवन को कैसे रख रहे हैं। सपोज मैं बैठा हूँ, अब आप देखे होंगे अब ये मूवेबल चेयर है, अब मुझे इधर कहीं काम है, अब कंटिन्यू जैसे मैं 2 घंटे काम करता हूँ, हमारा स्पाइन रोटेट हो रहा है, अब क्या 2 घंटे रोटेट के बाद क्या होगा, मुझे यहाँ पेन आएगा, इधर का मसल्स रेस्ट पे है, इधर का मसल्स स्ट्रेच है, फिर क्या होगा, फिर ये डे बाय डे होते जाएगा, ऑफिस का तो काम है, जैसे 2 4 6 महीना होगा फिर पेन आना शुरू होगा। तो बॉडी हमारा सिग्नल देता है, कैसे हम लोग को नींद आता है, नींद से पहले सिग्नल आता है सोना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, सोते नहीं है, एक कप कॉफी बनाओ 10 मिनट और काट लेते हैं, चाय कॉफी पी के बॉडी के साथ खेलते हैं, जबरदस्ती कर देते हैं। ऐसे होता क्या है, गलत पोस्चर में बैठ रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, कोई नहीं वेरिएबल है, सबको होता है, कॉमन बात है, हो रहा है। जब वो दर्द क्या होता है 10% से लेकर के जब 100% हो जाता है, हमारे इंडिया में ऐसे हैं, जब तक गिर के बेहोश नहीं होंगे तब तक समझेंगे नहीं कि मैं बीमार हूँ। थोड़ा सा दर्द आता है, हम ध्यान नहीं देते, हम बोलते क्या है, चलता है, चलता नहीं है, हमारा जीवन बॉडी बहुत कमजोर है और हम निपट जाएंगे जल्दी, और पीछे जो लोग रहेंगे उनको दुखी होंगे, और नहीं निपटे, तकलीफ हो गई तो भी कौन सेवा करेगा आपका। ये हमको जरूर ध्यान रखना है, अल्टरनेटिव थेरेपियों को अप्लाई करना ही है जी। सबसे बड़ी बात है इसमें मेडिसिन ट्रीटमेंट है, हाँ, मतलब बॉडी आपको कमजोर तो कर नहीं है। पहले हम लोग देखते थे, सुनते थे बहुत दूर दूर के लोगों में उसका किडनी खराब हो रहा है, उसका लीवर खराब हो रहा है, अल्सर हो रहा है, लेकिन अब क्या है, अपने फैमिली मेंबर में देख रहे हैं, रीजन क्या है, नेक पेन किया, गोलियां डाले जा रहे हैं, बस दर्द का टैबलेट लेना बहुत ही नुकसानदायक है। ये सब मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, सारे डॉक्टर सही है,
चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, फिजियोथेरेपी से कोई भी हो, सब लोग सही है, सब लोग अपने एंड से अच्छा काम करते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आपको जाना कहाँ है। मैं एक कैरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथ हूं। अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको वही तीनों से रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट करूंगा। कोई न्यूरो फिजिशियन के पास जाते हैं वो अपने एंड से करेंगे, बराबर है। सर्जन के पास जाते हैं तो सर्जन ही बताएंगे। मतलब सिलेक्शन भी हमें ही करना है, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा शरीर है, तो हमें ये आज सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर रहना है और कौन सी टेक्निक हमारे लिए है वो ज्यादा हमको समझना। बराबर है। सिंपल सी बात है सर, मान लीजिए अगर हम लोग को गैस की कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोग को देखेंगे कुछ नहीं किया, डायरेक्ट गया गैस की गोली खरीद के खा ली। बहुत से लोग ऐसे हैं कि घर का कुछ हमारे किचन का कुछ प्रोडक्ट होता है, उसमें से कुछ ले लिया, गैस से राहत कर लेते। कुछ आदमी पानी पी गए, ठीक कर लेते हैं। तो सिलेक्शन मुझे करना है। अगर मुझे घुटने का दर्द हो रहा है, गर्दन का दर्द हो रहा है, तो मुझे जाना कहाँ है। अगर आप सेल्फ एक्सरसाइज भी अवेलेबल है, उसमें भी करके ठीक कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। तो सिलेक्शन आपके ऊपर है, चुनाव आपको करना है, मुझे जाना कहाँ है। तो आपकी टेक्निक से कौन कौन सी मेजर पॉपुलर प्रॉब्लम ठीक हो रही है? अभी तो आज की डेट में अगर आप देख लिया जाए तो सबसे कॉमन बीमारी जो है, जो पेन है, नेक पेन, बैक पेन, हेडेक, स्लीप एपनिया, जो नींद की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये लगभग अगर देखा जाए मेरे पास अगर 50% आते हैं तो 50 में से 40% कहते हैं मुझे सर दर्द करता है और पेट की गैस प्रॉब्लम करता है मुझे। तो इसकी प्रॉब्लम बहुत काफी है। तो जो हेडेक की प्रॉब्लम है तो हम लोग सर्वाइकल को जैसे ही एडजस्ट करते हैं अच्छे ढंग से C1 C2 को, तो हेडेक लगभग गायब हो जाता है। अच्छा, गर्दन का आप अरेंजमेंट करके हेड सिर दर्द भगा देते हैं। सिर दर्द गायब हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे वीडियो पड़े भी हैं YouTube पे, और एक लेडी आई थी जो 10-15 साल से मतलब हंसी तक नहीं थी। लेकिन मेरे ट्रीटमेंट के बाद 10 साल बाद वो हंसी, जैसे मैं 10 साल बाद आज हंस रही हूँ। तो ऐसे तो ये सब सारा तो मतलब नेक में कई प्रॉब्लम होता है हमारे। तो इसके अपर साइड में दोनों हाथ हो गए, फिंगर्स हो गए, लिप्स हो गए, टंग हो गए, आईज, हेड, ये सारा उससे रिलेटेड है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। हेडेक भी देखेंगे हम, तो हेडेक के अगर हम लोग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, उसके बाद में ये आपका स्ट्रेस वाला हेडेक, ये सब कहीं ना कहीं रिलेटेड है सर्वाइकल से। क्योंकि कुछ भी होगा, नेक का मसल्स जो है ब्रेन का पास रहेगा। जैसे हम स्ट्रेस में आते हैं तो ब्रेन के एरिया को ब्लड चाहिए होता है ज्यादा। ओके, वो एक ही जैसा काम करने से यहाँ की नसें जकड़ जाती है, तो सिर दर्द जैसे कि ब्लड वहाँ ज्यादा जाना होगा, तो अब मान सपोज आपकी कैपेसिटी है 10 रुपए देने की, मेरी डिमांड है 1000 रुपए की, आप कहाँ से देंगे? वैसे ही हार्ट की कैपेसिटी है 100 ml ब्रेन को ब्लड देने की। जब हम लोग ओवर थिंकिंग में आते हैं, फियर में आते हैं, थॉट में आते हैं, एंजाइटी में आते हैं, उसका सप्लाई ज्यादा होना चाहता है। लेकिन क्या होता है, हमारा हार्ट का सप्लाई कम है। जैसे ही आप कॉमन से देख रहे होंगे, जैसे ही हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई 6 सेकंड तक नहीं होता है, वो आदमी को चक्कर आने लगता है, सर दर्द करता है, बेहोशी होने लगता है। कहीं ना कहीं सर्वाइकल का रोल है, क्योंकि हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होता है सर्वाइकल से होके ही जाता है। तो बहुत सारे पढ़ने को मिलेगा, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस किस बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये सारा चीज आपके सामने होगा। क्योंकि एक जो मिसअलाइन जो होता है ना, हमारा वर्टिब्रा मिसअलाइन होगा, उसी को सबलक्सेशन कहते हैं। जैसे मिसअलाइन होता है, जैसे मान लीजिए सपोज ये वर्टिब्रा हो गया, अगर मिसअलाइन हुआ, इसके अराउंड सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ये कंप्रेस्ड होने लगते हैं। और वो जो ब्लड वेसल्स जिस बॉडी पार्ट को सप्लाई करता है, वो हमारा वीक होने लगता है। चाहे वो लिवर क्यों ना हो, किडनी क्यों ना हो, हार्ट क्यों ना हो, पैनक्रियाज क्यों ना हो, सारा बीमारी सब इससे रिलेटेड है। तो हम लोग इस सर्वाइकल को एडजस्ट करके इतने सारे को ठीक कर सकते हैं। थोरेसिक रीजन में आते हैं, तो थोरेसिक में आपका T1 से लेकर के T12 तक, जिसको T1 भी बोलते हैं, T12 वहाँ अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है ऊपर से लेकर तक, तो उसमें कहीं आपके इंटरनल ऑर्गन जैसे आप हार्ट, किडनी, ये सब जितने सारे उससे रिलेटेड है। उसके बाद लंबर में आते हैं, तो लंबर पे आने के बाद में जितने सारे देखेंगे आप, जितना आपका यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के, किडनी से लेकर के, उसके बाद में प्रोस्टेट से लेकर के, सारा सेक्सुअल डिसऑर्डर जितने सारे प्रॉब्लम है लंबर रीजन से ही होते हैं। ओके, सैक्रम में आते हैं, पोविस वगैरह जितने सारे हैं आपका पेल्विस से रिलेटेड, वो सब प्रॉब्लम है, लोअर लिम्स आपका जो भी है लंबर से रिलेटेड है। ये सब कहीं ना कहीं आज मतलब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रीढ़ की हड्डी की सही जगह स्वस्थ जीवन का आधार। तो हम लोग इसको मेंटेन रखेंगे तो इतने सारी बीमारियों से दूर रखेंगे। मेंटेन तो रख नहीं पाएंगे, तो इसलिए थेरेपी लेते रहना है। जिनके भी जहाँ भी नजदीक कोई अच्छा प्रैक्टिशनर है, उनके संपर्क में रहिए, सर भी कर रहे हैं। और बाकी मुझे आप पूछेंगे तो मैं भी आपके नजदीक का कोई थेरेपिस्ट डॉक्टर का नंबर दे सकता हूँ जी। तो सर ये पेट का जो आप कर रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ उससे वहाँ से भी आवाज निकाल रही है, ये क्या सीन है? देखिए विसरल मैनिपुलेशन इसको कहते हैं, इसको ऑस्टियोपैथी का टेक्निक है विसरल मैनिपुलेशन। ये कैरोप्रैक्टिक नहीं है, ये ऑस्टियोपैथी है। विसरल मैनिपुलेशन, विसरल मतलब हो गया पेट,
और उसके ऑर्गन इंटरनल जितने ऑर्गन है उसको मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट मतलब एडजस्ट करना। मतलब कभी जब हम गलत सलाद खाते हैं, गलत टाइम पे सोते हैं, तो होता क्या है, देखिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, कोई टाइम पे कोई पेट फ्रेश नहीं हो रहा है, तो रीजन क्या है, हमारी जो आंतें होती हैं इंटेस्टाइन, तो कहीं भी कभी वो स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है। जो जिसका फास्ट हो गया उसको आईबीएस का प्रॉब्लम होता है, जिसका स्लो हो जाता है उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। तो उसी कंडीशन में होता क्या है, आपको पुराने जमाने में जाएंगे, आज से 10-50 साल पहले, 20 साल पहले, तो गांव में देखते हो कि हमारे दादी माँ घर के लोग जब ऐसा कुछ होता था तो एक शॉकिंग ट्रीटमेंट देते थे, दीप जला करके यहाँ पे वो जला करके पूरा शॉक करके जितना होता था, वो जितनी सारी इंटेस्टाइन होती थी वो नाभि के पास लाके आते थे, क्योंकि लोग लगता है कि नाभि से बहुत सारे बीमारियों को दूर किया जा सकता है। और ये सही भी बात है, क्योंकि नेचर के साथ में जुड़ा रहता हूँ और नेचर के साथ ही चाहता हूँ सब लोगों को ट्रीट करूँ, उसके अगेंस्ट नहीं जाऊँ। आँख ब्लिंक कर रहा है, ये नेचर है, अब उसको जबरदस्ती रोकना नहीं है, जबरदस्ती अलग करना है। तो ये जो नेचर है, नेचर के अगर अगेंस्ट हम जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो नेचर के साथ में लेकर चलना है। तो उसका क्या है कि जो आप देखे होंगे आवाज आना, साउंड आना, तो साउंड आना जैसे मसल्स पॉप भी होता है, मसल्स पॉप बोला क्या कि जैसे ऑर्गन और मसल्स दोनों अटैच रहता है। जैसे कि सपोज ये डेंटल ये ऑर्गन हो गया, ये स्किन के लेयर हो गया, ठीक है, ये अटैच रहता है। जैसे इसको हम ट्रैक करते हैं, ये जो साउंड आता है, तो ये मसल से जब ऑर्गन अटैच होता है तो फट वो आवाज आता है। तो ये होता है, तो उसमें हम करते क्या है, थोड़ा सा स्टिमुलेट डिओडेनल को कर देते हैं, पैनक्रियास को कर देते हैं, आपके गॉल ब्लैडर, लिवर लिफ्ट टेक्निक, स्टमक लिफ्ट टेक्निक, थोड़ा अगर फीमेल्स को करनी है तो उनका थोड़ा सा ओवरीज वगैरह, और उसके बाद में मेल्स का अपना ये प्रोस्टेट वगैरह जितना सारा है, ये सब का स्टिमुलेट करने के बाद में क्या होता है कि फंक्शन जो आता है इंटेस्टाइन का थोड़ा एक्टिव हो जाता है, स्टिमुलेट होता है। जैसे स्टिमुलेट होगा उसका वर्क भी ईजी हो जाएगा, फिर नॉर्मल वे में काम करना। अब क्या है, ब्लड प्रेशर सबको है, थोड़ा फास्ट चलने लगा तो हाई बीपी हो गया, स्लो सप्लाई हुआ तो लो बीपी हो गया, मेंटेन है तो सही है, तो बस वही सब सारा है, तो वही उसको हम कहते हैं। सर अभी तक आपका ऐसा कोई पेशेंट है, ऐसा कोई सोल्व आपने कोई किया किसी को रिलीफ जिसमें आपको बहुत अंदर से आनंद मिला? ऐसे मतलब मेरा एक्सपीरियंस में आता, मैं एक बार जमशेदपुर में गया था, 17 ईयर की बच्ची थी, तो वो बोल रही थी कर रही थी, 17 साल की थी, ऐसे कुछ कर रही थी, लेकिन आई मेरे पास, मैंने देखा तो वोकल कॉर्ड अटैच था, अच्छा अटैच था, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं पूरा श्योर नहीं था कि मैं कर ही दूंगा, मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगा। उस पर मैं मेहनत किया, 10-15 मिनट करने के बाद एडजस्ट किया वोकल कॉर्ड फर्स्ट टाइम, एडजस्ट किया, वो लड़की बोलने लगी। अच्छा विवेक कुंदन 17 साल से बोल भी नहीं रही, 17 साल से बोल, उसके घर वाले बहुत खुश हो गए, मुझे लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उसके बाद से मैं उस पर थोड़ा सा और रिसर्च किया, फिर वोकल कॉर्ड के बारे में पढ़ा, ताकि इसको भी एडजस्ट कर सकते। मतलब आपने अपने आप को बांध के रोक के नहीं रखा है, आप हर जगह पे कुछ न कुछ कोशिश करते ही रहते हैं। तो उसके बाद मैंने उसको किया वोकल कॉर्ड लड़कियां बोले, उसके बाद लगभग मैं 10-20 लोगों को बुलवाया जो पैरालिसिस के बारे में जो पेशेंट बोल नहीं पा रहे हैं, एनेस्थीसिया में चले जाते हैं, उन लोगों को भी मैंने अब वो वोकल कॉर्ड एडजस्ट करके बुलवाया। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबी चाइल्ड पे हमारे पास बहुत आते हैं, सेलुलर पाल्सी, जो कि लोग कहते हैं कि सीबी चाइल्ड पे क्या कर सकता है। हम मानते हैं कि वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन एज के साथ साथ क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ठीक होता है। जैसे मान लो सपोज बच्चा अगर 1 साल का है तो उसका मान लो सीबी सेरिब्रल पाल्सी का, तो उसका माइंड डिले रहता है 3 महीने के बाद। तो अगर मान लो 5 साल का है तो बच्चा रहता है 1 साल के बाद, ऐसा। तो सपोज मान लीजिए अगर 1 साल का बच्चा है, उसका एज बढ़ेगा, हो सकता है 15 साल होगा तो 5 साल वाला एक्टिविटी करेगा। सपोज मान लो ब्रेन पे हम लोग काम नहीं कर सकते, ब्रेन पे काम तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन काम क्या क्या करना है जॉइंट मसल्स पे, जो जॉइंट मसल्स उसके लूज हो रहे हैं, लॉस ऑफ मसल्स हो रहे हैं, स्टिफ हो रहे हैं, तो हम उसको बचा सकते हैं इससे, और उसको उसका मतलब डेली लाइफ में थोड़ी बहुत सुधार करके लाइफ को ठीक करें। मतलब फायदा तो उसको भी हो ही रहा है, और लगभग बहुत सारे सीपी चाइल्ड भी ठीक हुए हैं। लेकिन आपने किसी को छोड़ा नहीं, सबके ऊपर करते ही रहते हो, हर प्रकार का केस आपके पास। मैं देखा कि किसी एक का पिछले टाइम लगता है 3-1 साल हो गए, लेजर सेप्टम डेविड का है बस केस, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी, डॉक्टर सर्जरी हुआ। आपकी भोजपुरी की फेमस हीरोइन भी है स्मृति सिन्हा, पवन सिंह के साथ बहुत अच्छा काम करती है, उनको मुझे भी डॉक्टर सर्जरी बोला, मैंने कहा टच किया, नाक का हड्डी टेढ़ा है, सीधा हो सकता है, बस यूं पकड़ के दबाया, सीधा हो गया, सीधा हो गया। उसके बाद से आप देखते हो मेरे हर एक वीडियो में हर लोग आते हैं, बोले नाक का करो, सीधा करके जाते हैं, अलग अलग सबको सीधा होता भी है, ठीक भी होता है।
वो सब ने सब अंदर का बॉडी का मैनेजमेंट आपने पढ़ लिया, समझ मुझे फील होता है अच्छा, कि ये बोन बस ऐसे है, बस लाइक बस मैं जो भी जैसे भी मैं टच करता हूँ मुझे फील होता है कि प्रॉब्लम यहाँ है, इसे ठीक किया जा सकता है। जैसे कि मैं बता दूँ डैनियल डेविड पाल्मर जो कि फाउंडर कहा जाता है कैरोप्रैक्टिक, यूएसए के थे वो। जैसे कि उनका जैसे ऑफिस में स्टाफ काम कर रहा था, काम करते करते पता है बुक के थैलियाँ उठा रहा था, बुक उठा रहा था, उनको बैक में पेन हुआ, चिल्लाए गए बैक में पेन हुआ। तो डैनियल डेविड पाल्मर को देखे बैक पेन हुआ, देखे उसको तो उनको लगा कि इसके बैक स्पाइन थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो उन्होंने हाथ से प्रेस करके पुश कर दिया, जैसे पुश किया दर्द उसका गायब हो गया। दर्द गायब हो तो वो वहाँ से लगे कि ये चीज़ क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, कहानी क्या है 1895 का, 1895 का। उसके बाद में इस पर कुछ किया जा सकता है क्योंकि दर्द गायब हो गया, ऐसे क्रैम्प्स वगैरह चोट मोट तो सबको आते रहते हैं। फिर उन्होंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे ऐड करके उसके पीछे के मैकेनिज्म को जानना चाहा। 2-4-5 साल रिसर्च करने के बाद 1907 में एक अपना छोटा सा कैरोप्रैक्टिक का कॉलेज डाला। चलो भाई लोगों को सिखाऊंगा मैं, उन पर बहुत सारे एलिगेशन आए इधर उधर ऐसे वैसे, कुछ दिन डिस्टर्ब हुए ये ऊपर के, फिर भी अपना वो काम छोड़े नहीं करते रहे, और आज के डेट में कैरोप्रैक्टिक यहाँ आ गया है। और उससे भी पहले जाते हैं हम लोग तो हमारे भगवान श्री कृष्ण को सब लोग जानते हैं। ठीक है, सुने होंगे अगर देखा होगा तो सबको पता होगा कि ये कंस की नगरी में एक कुब्जा नाम की बेटी है जो कुबड़ी जो कि कंस के लिए हमेशा थाली सजाती थी, चंदन टीका सब लगाती थी। तो प्रभु श्री राम जब पहुंचे कंस के मारने, कृष्ण भगवान जब पहुंचे